Hello students, good morning. How are you? I hope you will be fine at your homes. और आप लोग अपना ख्याल रखें और घर पर रहें और जब भी घर से बाहर निकलें तो फेस मास्क का यूज़ बहुत ज़रूरी है। फेस मास्क का यूज़ करें और साथ साथ तब भी घर लौटकर वापस आएं तो आप साबुन से अपने हाथों को धोएं, यानी कि बार बार साबुन से हाथों को धोएं और सुरक्षित रहें। और सभी घर वालों को आप यही सलाह दें। थैंक यू। तो इन प्रीवियस वीडियो आवर टॉपिक इज गोइंग ऑन हैलोजन डेरिवेटिव्स। हैलोजन डेरिवेटिव्स टॉपिक में आप पढ़ रहे थे, क्लोरोफॉर्म को आपने पढ़ा, हेलोफॉर्म रिएक्शन के थ्रू क्लोरोफॉर्म को किस तरह से फॉर्म किया था, आइडोफॉर्म को किस तरह से फॉर्म किया था, बोथ रिएक्शन से आर यू स्टडी। एंड टुडेज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कार्बन टेट्राक्लोराइड। व्हाट इज द कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड व्हाट इज इट इज फॉर्मूला। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड को कैसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं, व्हाट इज़ द मेथड्स टू प्रिपरेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड व्हाट इज इट्स केमिकल रिएक्शंस विद दिस देयर यूजेस। ये सब हम इस वीडियो में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अबाउट कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में, ठीक है ना। तो आपने आई होप यू नोट डाउन all the previous videos in your notebook। आप लोग सब देख रहे होंगे इनको, और मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप वीडियोस को देखकर उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए कमेंट्स करें, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें, कमेंट्स ज़रूर करें और उसके बारे में कोई न कोई अपनी रिएक्शंस ज़रूर दें, ठीक है। तो नाउ वी आर स्टार्ट कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है इसका जो फॉर्मूला है, देखो फॉर्मूला क्या होगा, CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, CCl4। और इसको क्या बोल सकते हैं हम, और इसको बोल सकते हैं हम टेट्रा क्लोरोमेथेन। टेट्रा क्लोरोमेथेन बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखो 4 कार्बन जुड़े हुए हैं तो टेट्रा क्लोरो हो गया, 4 क्लोरीन एटम जुड़े हुए होते हैं, और ये 1 कार्बन एटम है, इसलिए 1 कार्बन एटम को क्या बोलते हैं, मैथ, और सभी सिंगल बॉन्डेड होते हैं इसलिए मैथेन होता है ये। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड के मेथड्स टू प्रिपरेशन क्या होते हैं ये हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और नोट में हेडिंग डाल रहा हूँ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। कार्बन टेट्राक्लोराइड को आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो। तो देखो इसका फर्स्ट मेथड है, बहुत ही सिंपल मेथड है, और आप लोग इसको ठीक प्रकार से जानते भी हैं, और वो मेथड क्या है, बाई क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन। बाई क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन। अगर आप मेथेन का क्लोरीनेशन कराते हो सनलाइट की प्रेजेंस में, मेथेन का हम क्लोरीनेशन कराते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो हमको कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑब्टेन होता है। तो देखो इसकी जो रिएक्शंस थी वो मैंने आपको बताई थी कि आप मेथेन लीजिए और मेथेन को रिएक्ट कराइए किसके साथ, क्लोरीन के साथ, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो आपको यहाँ पर क्या फॉर्म होने वाला है, CH3Cl प्लस HCl, ठीक है ना। मेथिल क्लोराइड ऑब्टेन हो गया। अब अगेन ये रिएक्ट करेगा CH3Cl प्लस Cl2, वही सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या फॉर्म करेगा, CH2Cl2।
डाई क्लोरोमेथेन बन गया, और डाई क्लोरोमेथेन फिर से रिएक्ट करेगा किसके साथ, क्लोरीन के साथ, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाता है, क्लोरोफॉर्म। ये क्या है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना। अब ये जो क्लोरोफॉर्म होता है इसको रिएक्ट करा दो फिर से सनलाइट की प्रेजेंस में, तो आपको यहाँ पर ऑब्टेन हो जाता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये आपको ऑब्टेन क्या हो गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। तो ये मेथेन का क्लोरीनेशन की रिएक्शंस हो गई, और मेथेन का जब क्लोरीनेशन कराते हो आप सनलाइट की प्रेजेंस में, तो हमको क्या ऑब्टेन होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड ऑब्टेन होता है। एक तो ये मेथड होता है, और एक इसका मेथड क्या होता है दूसरा, कि अगर आप कार्बन डाइसल्फाइड का भी क्लोरीनेशन करा देते हो, अगर कार्बन डाइसल्फाइड का क्लोरीनेशन कराते हैं, तो मैं लिख दूँ बनी यहाँ, व्हेन क्लोरीनेशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, देन CCl4 इज ऑब्टेन्ड। तो हमको क्या ऑब्टेन्ड होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑब्टेन होता है। तो देखो कार्बन डाइसल्फाइड, ये कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, इसका क्लोरीनेशन कराना है आपको, ठीक है ना। किसकी प्रेजेंस में कराना है, एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। अब इसका जब आप क्लोरीनेशन कराते हो तो आपको क्या ऑब्टेन होना चाहिए, आपको ऑब्टेन होना चाहिए कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या ऑब्टेन होना चाहिए, CCl4 प्लस H2Cl2। ये आपका मेन प्रोडक्ट आ गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, और इसमें से सल्फर को रिलीज कर देते हैं। किसको रिलीज कर देंगे, सल्फर को। तो ठीक है, इसको मैं बैलेंस भी कर देता हूँ। तो देखो H2Cl2 ये फिर से क्या करता है, फिर से ये CH2 के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ रिएक्ट करता है, CH2 के साथ। CH2 क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड। किसकी प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर फिर से आपको क्या ऑब्टेन हो जाना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और यहाँ आपको सल्फर रिलीज कर देनी है। सल्फर रिलीज हो जाती है इससे, ठीक है ना। तो देखो इसको भी बैलेंस कर देते हैं। 4, 6, 4 और 1, ठीक है ना। ये भी यहाँ पर बैलेंस हो गया। तो आपने देखा कि आप कार्बन टेट्राक्लोराइड को या तो क्लोरीनेशन कराइए मेथेन का, उससे ऑब्टेन कर लो, या फिर आप कार्बन डाइसल्फाइड का क्लोरीनेशन कराइए AlCl3 की प्रेजेंस में, तो आप CCl4 ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये दो मेथड हैं आपके पास, ये दो मेथड हैं आपके पास कार्बन टेट्राक्लोराइड को ऑब्टेन करने के, ठीक है ना। तो दोनों मेथड्स को आप आराम से देखो और चेक करो। सिंपल रिएक्शन है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, तो इनको नोट कीजिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड को ऑब्टेन करने की रिएक्शंस को। अब देखो, अब बात करते हैं हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। इसकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो, एक तो ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, ये एक कलरलेस लिक्विड है, एक कलरलेस लिक्विड है जिसमें स्वीट स्मेल आती है, और ये वोलेटाइल भी होता है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर CCl4 इज ए कलर, CCl4 इज ए कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड विद
स्वीट स्मेल। ठीक है ना। कार्बन टेट्राक्लोराइड कलरलेस होता है और ये वोलेटाइल भी होता है, कलरलेस भी है और क्या है, वोलेटाइल। अगर आप इसको खुला छोड़ दोगे ओपन एयर में तो ये उड़ जाएगा। और इसकी जो स्मेल आती है वो कैसी आती है, स्वीट, मीठी गंध आती है इसके अंदर से। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है कि जो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है ये इनफ्लेमेबल होता है। देखो, इट इज ए इनफ्लेमेबल लिक्विड, सो इट इज यूज्ड इन, ये कैसा होता है, इनफ्लेमेबल लिक्विड होता है, इसलिए इसका कहाँ यूज किया जाता है, इसका यूज किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर। यूज्ड एज लिख देते हैं, यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर्स। फायर एक्सटिंग्विशर्स, इसमें इसका यूज किया जाता है। आग बुझाने में किसका यूज किया जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का, क्योंकि ये अज्वलनशील होता है, ये जलता नहीं है जल्दी से, ये अज्वलनशील पदार्थ होता है, इनफ्लेमेबल लिक्विड होता है, इसलिए इसका उपयोग कहाँ कर सकते हो आप, फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंतर्गत हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। और ये जो होता है इसका जो वोकेशनल नेम होता है वो क्या होता है, पायरीन। तो यहां पर लिख देता हूं, दी वोकेशनल नेम ऑफ CCl4 इज पायरीन। ये ध्यान रखना, पायरीन किसको बोलते हैं, पायरीन किसको बोलेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड को। और इसका ये वोकेशनल नेम होता है क्योंकि वोकेशनली इसका यूज होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का। ठीक है ना। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई बेटा। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो मेनली आपको ध्यान रखना है, एक तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इनफ्लेमेबल होती है, इसलिए इसका यूज किसमें कर सकते हो, फायर एक्सटिंग्विशर कर सकते हैं। दूसरा इसका वोकेशनल जो नेम होता है वो क्या होता है, पायरीन। अगर आपसे सीधे सीधे पूछ ले जाए व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ पायरीन, तो आपको CCl4 नोट करना है। ठीक है ना। तो ये आपको बहुत ही मेनली रूप से ध्यान रखना है, प्रमुख रूप से आपको ये वर्ड ध्यान में रखने हैं। ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस प्रकार से होती हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम यहाँ पर चेक करते हैं। ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई, अब देखते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है। मैं नोट कर रहा हूँ यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है ना। तो देखो, कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए आप लोग फिजिकल जो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको जिस तरह से हमने आयोडोफॉर्म को शो किया था ना, ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पर इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको शो करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो देखते हैं हम कि इसकी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ भाई साहब कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शंस को। देखो यहाँ पे मैंने नोट कर दिया कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब इसकी मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को इसके साथ यहीं पे एरो साइन लगा कर लिख देता हूँ। ठीक है ना। तो देखो, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो रिएक्ट करता है किसके साथ,
वो रिएक्ट करता है भाई साहब आयरन और जल के साथ। अगर इसका हम क्या करा दें, रिडक्शन करा दें, आयरन और वाटर के साथ अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का क्या करा दें, रिडक्शन करा दें, तो हमको यहाँ पर क्या ऑब्टेन होता है, क्या है बताओ, ये क्लोरोफॉर्म ऑब्टेन होता है। क्या ऑब्टेन होता है, क्लोरोफॉर्म। इसके नीचे लिख देते हैं क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना। अब इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो देखते हैं हम कि अगर इसकी रीमर टीमान रिएक्शन की जाती है, किसकी, कार्बन टेट्राक्लोराइड की, कार्बन टेट्राक्लोराइड की रीमर टीमान रिएक्शन की जाती है तो इससे सैलिसिलिक एसिड ऑब्टेन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं इसकी रीमर टीमान रिएक्शन लिखता हूँ, आपको ध्यान होगा, रीमर टीमान रिएक्शन में आपने किस किस का यूज़ किया था, रीमर टीमान रिएक्शन के अंदर हमने रीमर टीमान रिएक्शन जो थी वो उसमें क्लोरोफॉर्म में पड़ी थी। और क्लोरोफॉर्म में उस रिएक्शन के अंतर्गत क्या किया था कि आपने क्लोरोफॉर्म को रिएक्ट कराया था फिनॉल और KOH के साथ। किसके साथ, फिनॉल और KOH के साथ इसको रिएक्ट कराया था क्लोरोफॉर्म को। और वहाँ पर आपको ऑब्टेन हुआ था सैलिसिल्डिहाइड। क्या ऑब्टेन हुआ था, सैलिसिल्डिहाइड। अब यहाँ पर रीमर टीमान रिएक्शन कराते हैं अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ, तो यहाँ पर हमको ऑब्टेन होता है सैलिसिलिक एसिड। क्या ऑब्टेन होता है, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। तो रीमर टीमान रिएक्शन में देखो मैं आपको ध्यान दिलाने के लिए लिख देता हूँ, ये तो हो गई फिनॉल, और फिनॉल के साथ क्या यूज किया था, KOH, एरिनियम, ये क्या हो गई उसकी एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग के साथ OH ग्रुप जोड़ देंगे तो फिनॉल बन जाएगा। फिनॉल के साथ KOH को यूज़ करना था, फिनॉल और KOH को यूज कर दिया तो हमको वहाँ पर क्लोरोफॉर्म में तो क्या मिला था, सैलिसिल्डिहाइड। लेकिन यहाँ पर हमको क्या ऑब्टेन होने वाला है, सैलिसिलिक एसिड। क्या ऑब्टेन होने वाला है, सैलिसिलिक एसिड। तो देखो सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला मैं बना रहा हूँ। यहाँ पर तो OH ग्रुप था और यहाँ पर आप एसिड ग्रुप जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे क्या, सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको, सैलिसिलिक एसिड। वाटर मॉलिक्यूल और निकलते हैं साथ में इसके में, तो ये ध्यान में आ रहा है आपके में, ये तो एरिनियम आयन हो गए, एरोमेटिक रिंग हो गए, एरोमेटिक रिंग के साथ कौन जुड़ा हुआ है, फिनॉल ग्रुप। तो देखो इसको मैं ऐसे भी नोट कर सकता था, इस तरह से, ये फिनॉल है, ये पता होगा आपको, ठीक है ना। तो ये फिनॉल और KOH के साथ रिएक्ट करा रहे रीमर टीमान रिएक्शन के अंतर्गत, और क्या ऑब्टेन हो रहा है अपने को, सैलिसिलिक एसिड। अब हम रिएक्ट कराते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की नेक्स्ट रिएक्शन में, देखते हैं ये, इसको अगर आप वाटर वेपर के साथ हायर टेम्परेचर पर हीट करते हो, अगर वाटर वेपर के साथ इसको हम हायर टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो इसका हाइड्रोलाइसिस होता है। क्या होता है, देखो इसको हीट कर रहे हैं वाटर, और ये हाइड्रोलाइसिस, वाटर से रिएक्शन कौन सी होती है, हाइड्रोलाइसिस। और टेम्परेचर है हमारा एबव 775 केल्विन। इतने टेम्परेचर पर हम वाटर को, आपने पहले इतने टेम्परेचर पर गर्म किया है तो इसकी वेपर आपको मिल जाएगी, वाटर वेपर मिल गई। और वाटर वेपर के साथ रिएक्ट कर रहा है कौन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड जब वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करता है तो आपको यहाँ पर ऑब्टेन होता है COCl2 प्लस HCl।
क्या ऑब्टेन होता है, CuCl2 प्लस HCl। इसको क्या बोलते हैं, ये कार्बोनिल क्लोराइड। क्या है ये, कार्बोनिल क्लोराइड। और इसी को क्या बोलते थे आप, फॉस्जीन गैस। इसी को क्या बोलते हैं आप, फॉस्जीन गैस। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या ऑब्टेन होने वाला है, फॉस्जीन। अब इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की। अगर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्ट करा दो, किसको, हाइड्रोजन फ्लोराइड को। अगर मैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ हाइड्रोजन फ्लोराइड को रिएक्ट कराऊं और यहाँ पर प्रेजेंस ले लूँ SbCl5, ठीक है ना। SbCl5 की प्रेजेंस में अगर हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड को रिएक्ट कराया जाता है तो यहाँ पर आपको ऑब्टेन होने वाला जो प्रोडक्ट है वो है फ्रियोन गैस। यहाँ पर आपको क्या ऑब्टेन होगा, CCl2F2। क्या ऑब्टेन होगा, CCl2F2 प्लस HCl। और इसको क्या बोलते हैं, फ्रियोन 12। और ये फ्रियोन 12 कौन सी गैस है, इस गैस का यूज किया जाता है AC और फ्रिज में कंडीशनर के रूप में। ठीक है ना। AC और फ्रिज के अंदर जो गैस भरी होती है वो कौन सी होती है, फ्रियोन बार है, फ्रियोन 12। तो फ्रियोन गैस को ऑब्टेन करने के लिए आपको किसके साथ किसको रिएक्ट कराना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ आपको हाइड्रोजन फ्लोराइड को रिएक्ट कराओगे। किसकी प्रेजेंस में, SbCl5 की प्रेजेंस में। SbCl5 को यहाँ पर एज ए कैटेलिस्ट यूज किया जाता है। तो इस रिएक्शन से हमको यहाँ पर ऑब्टेन होने वाला है फ्रियोन 12 गैस, जिसका फॉर्मूला होता है CCl2F2। साथ में क्या निकल जाता है, HCl भी यहाँ से फ्री होता है। ठीक है ना। तो ये फ्रियोन गैस यहाँ पर आप ऑब्टेन कर रहे हो। ये आपने 4 रिएक्शन देखी। इसके अलावा अगर आप रिएक्ट कराते हो, अगर इसके बाद हम अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं, नॉर्मल हाइड्रोलाइसिस, कार्बन टेट्राक्लोराइड का अगर हम नॉर्मल हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो देखो क्या होता है। एक हाइड्रोलाइसिस तो किसके साथ हो गया, वाटर वेपर के साथ हो गया। टेम्परेचर बहुत आपने हैवी रखा था यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर जो टेम्परेचर रखा था आपने बहुत ही हैवी रखा था, तो यहाँ तो वाटर वेपर आ गई थी ज़्यादा टेम्परेचर में, तो फॉस्जीन गैस ली थी इसने। अब इसका नॉर्मली अगर आप हाइड्रोलाइसिस कराते हो तो इसका जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो इससे निकलते हैं भाई साहब, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हाइड्रोलाइसिस। तो देखो यहाँ आपको ऑब्टेन होता है CO2 गैस, वाटर मॉलिक्यूल प्लस KCl, ठीक है ना। अब आप हाइड्रोलाइसिस के लिए यहाँ पर एक्वस KOH यूज़ कर रहे होंगे, तो आपने यहाँ पर KCl निकाला है। ओके, हाइड्रोलाइसिस करा दिया हमने यहाँ पे, और इस हाइड्रोलाइसिस के थ्रू हमने यहाँ पर CO2 गैस रिलीज की है। ठीक है ना। अगर इसके साथ KCl यूज किया होगा तो आप इसको KOH यूज किया होगा तो आप इसको बैलेंस कर दीजिए। ये आपका बैलेंस हो गया। एक्वस KOH अगर हमने इसके साथ यूज किया है तो हमने इस रिएक्शन को बैलेंस कर दिया है। ठीक है ना। और एक्वस KOH की प्रेजेंस में इसका क्या करवाया हमने, हाइड्रोलाइसिस करवाया है। नॉर्मल हाइड्रोलाइसिस के इसके साथ ये रिएक्शन होती है। अब देखो, अब अगर हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं भाई साहब ड्राई एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में डाई क्लोरो एथेन के साथ, ड्राई AlCl3 की प्रेजेंस में, और रिएक्शन करा रहे हैं किससे, रिएक्शन करा रहे हैं हम डाई क्लोरोएथीन। देखो फॉर्मूला है, डाई क्लोरोएथीन हो गया। ठीक है ना। क्या हो गया, डाई क्लोरोएथीन
मैं नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर, डाई क्लोरो एथीन। इसके साथ ड्राई AlCl3 यानी कि ड्राई एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में कार्बन टेट्रा क्लोराइड को यहाँ पर आप रिएक्ट करा रहे हो, तो आपको यहाँ पर जो सब्सटेंस ऑब्टेन होने वाला है वो कौन सा होगा। देखो आपके पास ये कितने कार्बन है, 2, ठीक है ना। मैं दोनों कार्बन एटम्स को लिख रहा हूँ। दोनों कार्बन एटम्स से क्या अटैच होते हैं भाई साहब, यहाँ पर दोनों कार्बन एटम के साथ एक एक क्लोरीन अटैच है। इसका एक क्लोरीन ये अटैच हो गया, इसका एक क्लोरीन ये अटैच हो गया। ओके, अब देखो इस कार्बन टेट्रा क्लोराइड में से एक क्लोरीन रिलीज होता है। इस कार्बन टेट्रा क्लोराइड में से एक क्लोरीन रिलीज होगा, तो यहाँ पर 3 क्लोरीन बचेंगे। और जो क्लोरीन रिलीज होता है, जो क्लोरीन रिलीज होता है वो क्लोरीन अटैच हो जाता है इस कार्बन एटम से, ठीक है ना। अब यहाँ पर कितने बच गए, 3, और साथ में कौन है, कार्बन एटम, तो बॉन्ड CCl3। ओके, इस तरह से अटैच कर दिए। अब आप इस कार्बन एटम की वैलेंसीज को सेटिस्फाइड कीजिए। ये 4 हो गई और ये 4 हो गई, तो ये कंपाउंड आपके पास फॉर्म हो गया, ठीक है ना। ये कंपाउंड आपके पास फॉर्म हो गया। अब इस कंपाउंड का नाम क्या बनेगा। देखो ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ 3 क्लोरीन एटम अटैच है, इसके साथ 1 है और इसके साथ 2 है। तो नाम कैसे बनाएंगे, देखो किधर से मैं नंबरिंग डालूं, इधर से डालनी पड़ेगी क्योंकि इधर ज़्यादा सब्सट्रेट जुड़े हुए हैं। तो देखो 3 है ना, 1 1 1, अगर इसको मैंने नंबर 1 डाला है तो ठीक है। एक कहाँ जुड़ रहा है, 2, एक किस पे जुड़ रहा है, 2 नंबर पे, और इसके अलावा और कहाँ जुड़ रहे हैं बताओ, 2 3 नंबर पे, तो 3, ठीक है ना। टोटल कितने गए, 1 2 3 4 5 6 क्लोरीन हो गए। हेक्सा, क्या वर्ड आएगा, हेक्सा, हेक्सा। और एटम कौन सा है, क्लोरीन, तो हेक्सा क्लोरो। और कितने कार्बन एटम है, 1 2 3, प्रोपेन। ये इसका आयुपैक नेम बनेगा, 1 1 1 2 3 3 हेक्सा क्लोरो प्रोपेन। और इस कंपाउंड को आपने फॉर्म किया है कार्बन टेट्रा क्लोराइड से ड्राई AlCl3 की प्रेजेंस में डाई क्लोरो एथीन के साथ रिएक्शन करा के आपने इसको ऑब्टेन किया है, ठीक है ना। तो ये आपकी जो भी मेन रिएक्शन है कार्बन टेट्रा क्लोराइड की, वो रिएक्शंस आपको एक ही बार में मैंने यहाँ पर शो किए हैं। आप प्रत्येक रिएक्शन को आराम से चेक करना। ये तो यहाँ पर तो हो रहा है रिडक्शन, यहाँ पर तो क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। और रिडक्शन जब होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड का, तो क्या फॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म। और कार्बन टेट्रा क्लोराइड का यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस एक्वस KOH की प्रेजेंस में। यहाँ पर लिख देता हूँ भले में, एक्वस KOH, ठीक है ना। एक्वस KOH की प्रेजेंस में जब इसका हाइड्रोलाइसिस होता है तो CO2 H2 और KCl फॉर्म हो रहा है। और जब कार्बन टेट्रा क्लोराइड की राइमर टीमान रिएक्शन कराई जाती है, ये आपसे अलग से भी पूछा जा सकता है कि राइट द रीमर टीमान रिएक्शन ऑफ CCl4। तो CCl4 के साथ जब रीमर टीमान रिएक्शन आप नोट करोगे तो हमको ध्यान में रखना चाहिए कि रीमर टीमान रिएक्शन में जो भी कंपाउंड है जिसके साथ आपको रिएक्ट कराना है, उसको किसके साथ रिएक्ट कराना है। तो रीमर टीमान रिएक्शन में आपको फिनॉल क्या लेना है, फिनॉल, और दूसरा वर्ड क्या लेना है, KOH। फिनॉल और KOH के साथ आपको जो भी प्रोडक्ट दिया है उसका आपको रिएक्शन कराना है
अगर आपको इस जगह पर क्लोरोफॉर्म दी हुई होती तो आपको सैलिसिलैल्डिहाइड बनाना था, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसके साथ रीमर टीमान रिएक्शन में आपको फॉर्म होगा सैलिसिलिक एसिड। ठीक है ना। सैलिसिलैल्डिहाइड में हमने यहाँ पर CHO ग्रुप लगाया था, एल्डिहाइड ग्रुप, और ये कौन सा है, एसिड ग्रुप लगाना पड़ेगा हमको यहाँ पर। तो ये आपकी रीमर टीमान रिएक्शन हो गई। और ये मैंने जो फॉर्मूला यहाँ पर शो किया था वो फिनॉल का किया था आपको। फिनॉल का फॉर्मूला आप जानते हैं अच्छी तरह से। इसके बाद आपने इसकी एक रिएक्शन कौन सी देखी है कि जब डाइक्लोरोएथेन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन कराई जाती है ड्राई एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। कार्बन टेट्राक्लोराइड को जब रिएक्ट कराया जाता है डाइक्लोरोएथीन के साथ ड्राई एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो आपको जो प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है वो 6 क्लोरीन एटम वाला होता है। कितने क्लोरीन एटम वाला, 6 क्लोरीन एटम वाला। और वो कौन सा है, 1 1 1 2 3 3 हेक्सा क्लोरोप्रोपेन, ये वाला आपको प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है। ठीक है ना। अब देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड का अगर आप हायर टेम्परेचर पर वाटर वेपर के साथ हाइड्रोलाइसिस कराते हो, वाटर वेपर के साथ हाइड्रोलाइसिस कराते हो, हायर टेम्परेचर पर हाइड्रोलाइसिस, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का हायर टेम्परेचर पर हाइड्रोलाइसिस कराने पर जो ऑब्टेन होने वाला सब्सटेंस है वो क्या है, मेन प्रोडक्ट क्या है। तो उसके लिए हमारा मेन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, फॉस्जीन गैस। हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है, फॉस्जीन गैस, जिसको आप बोल सकते हो कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है ना। अब देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड को अगर आप हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड को अगर हम हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं SbCl कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में, हाइड्रोजन फ्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और ये कौन सा कैटेलिस्ट प्रेजेंस है, SbCl5। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर फ्रियोन 12 गैस ऑब्टेन होती है। आपका मेन प्रोडक्ट क्या है, फ्रियोन 12 CCl2H2। और ये जो फ्रियोन 12 गैस होती है इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, AC और फ्रिज में जो कंडीशनर के रूप में जो गैस भरी जाती है, जो ठंडा करने वाली गैस है, प्रशीतक के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। वहाँ पर कोल्ड स्टोरेज में वगैरह में भी इसका यूज़ किया जाता है। और एरोसोल फ्लावर्स के अंदर भी, एरोसोल स्प्रे होती है उसके अंदर भी इस फ्रियोन का यूज़ किया जाता है। तो ये आपकी केमिकल रिएक्शन हो जाती है भाई साहब 6। और ये सारी केमिकल रिएक्शन हमने आपको एक ही बार में यहाँ पर नोट कर दिए हैं। इनमें से हर रिएक्शन को आप अलग से नोट कर सकते हो। आप ट्राई करके देखना। अगर किसी भी रिएक्शन में आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है ना। तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को आप ठीक से ध्यानपूर्वक से नोट कीजिए। ओके, करो नोट। कार्बन टेट्राक्लोराइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद अब देखते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड को किस चीज़ के लिए यूज किया जा सकता है। तो आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी मैंने आपको बताया था अभी। फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे इसका मुख्य रूप से किस में मेनली कहाँ पर यूज हुआ रहा था, ये इन्फ्लामेबल लिक्विड होता है, इसलिए इसका यूज कहाँ पर हो रहा था, फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर। ठीक है ना। तो सबसे अच्छा यूज़ तो इसका यही है। ठीक है ना। इट इज यूज्ड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर्स। ठीक है ना। आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का। और देखो इसका यूज़ कहाँ पर किया जा सकता है, ये ड्राई क्लीनिंग जो होती है ना कपड़ों की, इट इज यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग, सूखी धुलाई, एंड ड्राई क्लीनिंग के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। और इसके अलावा यूज किसके रूप में किया जा सकता है, इसका यूज किया जा सकता है एज ए सॉल्वेंट। ड्राई क्लीनिंग कर सकते हैं एंड एज ए सॉल्वेंट, क्योंकि लिक्विड होता है ना ये, तो इसलिए इसका यूज़ किस में कर सकते हो आप, सॉल्वेंट की फॉर्म में भी कर सकते हो। अभी आपने केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर देखा था कि अगर आपको
कंडीशनर गैस फॉर्म करनी है। क्या फॉर्म करनी है? कंडीशनर गैस, यानी कि फ्रिज के लिए, एसी के लिए या कोल्ड स्टोरेज के लिए आपको गैस फॉर्म करनी है। तो कौन सी गैस चाहिए हमको? फ्रियोन गैस चाहिए। अब उस फ्रियोन गैस को फॉर्म करने के लिए किसका यूज करोगे आप? CCl4 का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो CCl4 का यूज़ किस में और हो सकता है? लिख सकते हैं हम, इट इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्रियोन को बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं इससे? सैलिसिलिक एसिड भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है। तो दोनों फ्रियोन और सैलिसिलिक एसिड को आप किससे फॉर्म कर सकते हो? कार्बन टेट्राक्लोराइड से। ध्यान है ना, मैं ध्यान दिलाऊं? फ्रियोन को कैसे ऑब्टेन करोगे? कार्बन टेट्राक्लोराइड को आप रिएक्ट कराओगे हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ HbCl5 कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में, देन फॉर्म फ्रियोन गैस। एंड व्हेन कार्बन टेट्राक्लोराइड रिएक्ट एज राइमर-टीमान रिएक्शन, देन फॉर्म सैलिसिलिक एसिड। In Reimer-Tiemann reaction, carbon tetrachloride react with phenol and KOH। फिनॉल और KOH के साथ रिएक्ट करके राइमर-टीमान रिएक्शन के अकॉर्डन ये कार्बन टेट्राक्लोराइड फॉर्म करता है सैलिसिलिक एसिड को। और इसका यूज आप कहाँ कर सकते हो? देखो, इसका यूज किया जाता है, मेडिसिनल यूज भी होता है इसका। इसका मेडिसिनल यूज क्या हो सकता है? इसका यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ टेप बॉर्म। ये बॉर्म डिजीज होती है। ये आपकी जो इंटेस्टाइन होती है ना, उसमें जाके इस तरह का ये क्या है? बॉर्म होता है। और ये बॉर्म आपके इंटेस्टाइन में लिपट जाता है और वहाँ पर ये एक डिजीज उत्पन्न करता है। और टेप बॉर्म की जो मेन डिजीज होती है, जैसे आपको नॉर्मली सामान्य रूप से बता दूं कि आपको इसमें पेचिस की प्रॉब्लम होती है, डायरिया की। और डायरिया में क्या होता है? आपको तेज दस्त लगता है और उल्टी भी हो सकती है। और दूसरी प्रॉब्लम कौन सी है इसकी? हुक बॉर्म। ये भी एक बॉर्म डिजीज है। टेप बॉर्म और हुक बॉर्म, दोनों के दोनों जो बॉर्म डिजीज हैं, उनके ट्रीटमेंट में किसका यूज़ कर सकते हो आप? कार्बन टेट्राक्लोराइड का। और ये इसको आप यूज कर सकते हो यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड्स, यानी कि कीटनाशक के रूप में भी, या यूज्ड इन दी फॉर्म ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। कीटनाशक के रूप में भी आप इसका उपयोग कर सकते हो। कीटनाशक के रूप में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो और लेबोरेटरी रिजेंट होता है एक, ये नॉर्मल सा इसका यूज है। जितने भी केमिकल सब्सटेंस होते हैं वो सब के सब लेबोरेटरी रिजेंट तो होते ही हैं, तो सब में हम नोट कर सकते हैं। लेकिन मेनली हमको यूज़ ध्यान रखने चाहिए कि फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन टेट्राक्लोराइड को यूज़ कर सकते हैं। और एक इसका जो क्या मेन यूज़ है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्रियोन एंड सैलिसिलिक एसिड। फ्रियोन और सैलिसिलिक एसिड को फॉर्म करने के लिए एकमात्र आपके पास जो कंपाउंड है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। और इसका टेप बर्म, हुक बर्म और इंसेक्टिसाइड्स के रूप में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। तो बेटा ये आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड यहाँ पर फिनिश होता है। क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड फिनिश होता है, ठीक है ना। तो देखो, आपने मोनो हेलो एल्केन्स फिनिश कर दिए, डाई हेलो एल्केन्स फिनिश कर दिए, डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स आपने फिनिश कर दिए। और टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव्स में आपने किसको पढ़ा है? कार्बन टेट्राक्लोराइड को।
क्योंकि यहाँ पर 4 के चारों हाइड्रोजन परमाणु रिप्लेस कर दिए, हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड बाय हेलोजन एटम्स। तो इसलिए यहाँ पर जो मेथेन का आप CH4 था उसके अंदर H जो 4 थे वो रिप्लेस हो गए Cl के द्वारा, ठीक है ना। तो इसको आप बोल सकते हैं टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव्स। तो टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव्स भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स, फर्स्ट में जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था तो वहाँ पर आपको बताया था कि आपको इस चैप्टर के अंदर मेनली हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स स्टडी करने हैं। तो आपका हेलो एल्केन्स का टॉपिक आज यहाँ पर फिनिश होता है और अब यहाँ से आगे जो टॉपिक चलने वाला है आपका वो होगा हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स के अंतर्गत क्या होगा कि आपको ये क्या चाहिए, एरोमेटिक कंपाउंड चाहिए या एरोमेटिक रिंग चाहिए, और उस एरोमेटिक रिंग का जो कार्बन एटम है उसके साथ आपको हेलोजन एटम को जोड़ना है, तो वो क्या बन जाएगा, हेलो एरिन्स बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम हेलो एरिन्स के बारे में यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है ना। इसके यूजेस को आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था किसकी, अब आपका ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है और देखो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम किसकी, अगला जो अपना नेक्स्ट टॉपिक चलने वाला है और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भाई साहब हेलो एरिन्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, हेलो एरिन्स। तो देखो हेलो एरिन्स को थोड़ा सा हम यहाँ पर बस इसको एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, इसके एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं आपको, तो आप थोड़ा सा गौर से देखना। हेलो एरिन्स, एरिन्स का मतलब क्या होता है, एरिन्स का मतलब होता है एरोमेटिक रिंग। एरिन्स मीन्स क्या लेना है आपको, एरोमेटिक रिंग। और इस एरोमेटिक रिंग के साथ आपको क्या जोड़ना है, हेलो एटम, प्लस क्या जोड़ देना है आपको, हेलो एटम। हेलो एटम आपके पास X और X इक्वल टू आपको पता ही है क्या, Cl Br I F, ये कुछ भी हो सकता है। तो अगर कोई भी एरोमेटिक रिंग है और उस एरोमेटिक रिंग के एक कार्बन एटम के साथ हेलोजन एटम डायरेक्ट अटैच है, ये इसका कार्बन एटम हो गया ना बेंजीन रिंग का, एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक जो रिंग होगी, एरोमेटिक रिंग कंपाउंड कौन से होते हैं, जिनमें स्पेशल स्मेल होती है, और एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो किसको बोल सकते हैं, दोज कंपाउंड विच फॉलो हक्कल रूल्स, या दोज कंपाउंड विच कंटेन 4n plus 2 pi electrons दैट कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिसमें 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं, और ये क्या कहलाता है, हक्कल रूल। ये क्या कहलाता है, हक्कल रूल। जो कंपाउंड हक्कल्स रूल को फॉलो करता है, 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। और ये एरोमेटिक कंपाउंड एक रिंग स्ट्रक्चर में होते हैं, इसलिए यहाँ पर इसको बोल रहा हूँ मैं एरोमेटिक रिंग। और ये एरोमेटिक जो रिंग है, इस एरोमेटिक रिंग के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होंगे, जहाँ पर डबल बॉन्ड होंगे, ठीक है ना। अगर एरोमेटिक रिंग के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन हैं, और अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो वहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं। जैसे साइक्लोएल्केन होता है, सॉरी साइक्लोपेंटेन की बात करें हम, साइक्लोपेंटेन एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है ना। साइक्लोप्रोपेन एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। तो अब यहाँ पर आप बात कर रहे हो किसकी, हेलो एरिन्स की। तो आपने हेलो एरिन्स को देखा किस तरह से हम फॉर्म कर सकते हैं। हेलो एरिन्स में जो एरोमेटिक रिंग होगी, उस एरोमेटिक रिंग के एक कार्बन एटम के साथ कौन अटैच हो जाएगा, हेलोजन एटम। अब इस तरह से जो हेलोजन एटम होगा और उस हेलोजन एटम से ये वाले कंपाउंड फॉर्म होंगे। जैसे यहाँ पर मैंने
क्लोरीन को अटैच कर दिया। इसके बाद अगर मैं ब्रोमीन को अटैच कर दूं, ठीक है ना, क्लोरीन को अटैच कर सकते हैं, ब्रोमीन को अटैच कर सकते हैं, और भी एरोमेटिक रिंग ले सकते हैं। अगर इस एरोमेटिक रिंग के साथ यहाँ पर ये एरोमेटिक रिंग है, मैंने आयोडीन को अटैच कर दिया, ये भी तो कार्बन परमाणु से डायरेक्ट अटैच है। एरोमेटिक रिंग के कार्बन परमाणु से डायरेक्ट अटैच होना चाहिए। ऐसा नहीं करना है हमको कि ये भी कार्बन एटम और इससे डायरेक्ट अटैच कर दें, क्योंकि हेलो एरिन्स कंपाउंड वही होंगे जो एरोमेटिक रिंग का जो कार्बन एटम है उसके साथ अटैच है डायरेक्टली हेलोजन एटम। तो देखो ये एरोमेटिक रिंग का कार्बन एटम हो गया, इससे डायरेक्टली अटैच हो गया, तो ये एरोमेटिक यानी कि हेलो एरिन्स फॉर्म हो गया, ठीक है ना। अब एक और कंपाउंड आपको जैसे मैंने यहाँ बना दिया, ये इस कंपाउंड की बात कर लें, और मैंने यहाँ पर हेलोजन एटम अटैच कर दिया। तो हेलो एरिन्स में जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं उन कंपाउंड्स का हम नॉमनक्लेचर किस तरह से कर सकते हैं। कंपाउंड का हम अगर नॉमनक्लेचर करें तो किस तरह से कर सकते हैं। तो देखो, जब भी आप आयुपैक्ट फॉर्म में आप नॉमनक्लेचर करेंगे हेलो एरिन्स का, तो आपको जो हेलोजन एटम है उसको प्रीफिक्स की फॉर्म में आपको नोट करना पड़ेगा। हेलोजन एटम को तो कहाँ पर नोट करना है आपको, प्रीफिक्स की फॉर्म में, ठीक है ना। और उसके बाद जो भी कंपाउंड आपका पीछे है उसका नाम आप नोट कर सकते हो। तो प्रीफिक्स की फॉर्म में अगर हम हेलोजन एटम को ले रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो मैं इसको बोलूँगा क्लोरो, और ये रिंग कौन सी है, बेंजीन। इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, क्लोरोबेंजीन। इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। और ये कौन सी एरोमेटिक रिंग है, इसको बोलेंगे बेटा टॉल्यूइन। देखो ये वाली जो रिंग होती है इसको क्या बोलते हैं, टॉल्यूइन, ठीक है ना। ये क्या है, टॉल्यूइन होती है। अब आप इस टॉल्यूइन को यहाँ पर यूज़ कर रहे हो तो इसको क्या बोलेंगे, टॉल्यूइन ये फर्स्ट कार्बन एटम हो गया जिससे ये मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और अगर इसको मैं फर्स्ट मान रहा हूँ तो ये कौन सा हो जाएगा, सबस्ट्रेट की साइड में सेकंड कार्बन एटम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको क्या लिखेंगे हम, सेकंड कार्बन एटम तो लिख रहा हुआ है तो 2 आयोडो टॉल्यूइन, ये क्या हो गया, 2 आयोडो टॉल्यूइन लिख सकते हैं। और अगर आगे बात करें इस वाले कंपाउंड की तो ये भी टॉल्यूइन है, ठीक है ना। वैसे ये ऑर्थो पैरा मेटा कंडीशन होती है, ये इसको बोलते हैं ऑर्थो पैरा मेटा, ठीक है ना। ऑर्थो पैरा और मेटा 3 कंडीशन होती हैं। तो यहाँ पे अगर कोई जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे ऑर्थो, ठीक है ना। यहाँ पर कोई जुड़ा हुआ है उसको बोलेंगे पैरा, और यहाँ पर अगर कोई जुड़ा हुआ है साइड में तो उसको बोलेंगे मेटा। चाहे उसको ये चीज़ें ध्यान रख लो आप, तो ऑर्थो पैरा मेटा। अब ये वाला यहाँ भी आ सकता है, ये वाला यहाँ भी आ सकता है, ये वाला यहाँ भी आ सकता है, ठीक है ना। तीनों साइड हमको ध्यान में रखनी है। तो इस वाले कंपाउंड का जो नेम होगा वो क्या हो जाएगा, ये कौन सी कंडीशन पे बताओ, क्लोरीन। अगर कार्बन एटम काउंट करें तो अगर आप इसको फर्स्ट माने तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये क्या हो गया, 4 क्लोरो टॉल्यूइन हो गया, ठीक है ना। आप इसको क्या बोल सकते हो, पैरा क्लोरो टॉल्यूइन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पैरा क्लोरो टॉल्यूइन बोल सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इनका नोमेनक्लेचर करेंगे।
अब आप लोग यहाँ पर देखो, ये एरोमेटिक रिंग है और इस एरोमेटिक रिंग के साथ आप यहाँ पर इस कार्बन के और इस हैलोजन एटम के बिटवीन, एरोमेटिक रिंग का कार्बन और इसके साथ बॉन्डिंग हो रही है किसकी, हैलोजन एटम की, ठीक है ना। तो यहाँ पर एरीन्स में जो CX बॉन्ड बनता है, ये एरीन्स का CX बॉन्ड हो गया ना, एरीन्स में जो CX बॉन्ड बनता है इसकी नेचर कैसी होती है, इसकी नेचर कैसी होती है, इसकी नेचर कैसी होती है, इस चीज़ को हम यहाँ पर चेक करते हैं बेटा। तो देखो ये जो आप गौर से देखना, मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, बस थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, आज आपको इसको नोट नहीं करा रहे। तो हेलो एरीन्स का जो ये CX बॉन्ड होता है, इस CX बॉन्ड की नेचर देखते हैं। देखो ये बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग का ये कार्बन एटम है और इस कार्बन एटम के साथ यहाँ पर अटैच कर दिया आपने किसको, हैलोजन एटम को। अब वैसा यहाँ पर जो ये हैलोजन एटम होता है, आपको अच्छी तरह से पता है कि हैलोजन एटम जो है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कैसी होती है, ज़्यादा होती है। और यहाँ पर ये जो हैलोजन एटम है ये sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम के साथ अटैच है। यहाँ पर ये जो कार्बन एटम है बेंजीन के अंदर, बेंजीन रिंग का जो कार्बन एटम है वो कैसा है, sp2 हाइब्रिड, ठीक है ना। अब इस sp2 हाइब्रिड के साथ आपने किसको अटैच किया है, हैलोजन एटम को। हैलोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये क्या करता है, +R इफेक्ट शो करता है। हैलोजन एटम किसके कारण, +R इफेक्ट के कारण, और +R इफेक्ट किसके कारण शो करता है, क्योंकि हैलोजन एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है किससे, कार्बन एटम से। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण हैलोजन एटम +R इफेक्ट शो करेगा। अब जब ये +R इफेक्ट शो करता है तो ये वाला जो कार्बन एटम है जो डबल बॉन्ड कार्बन एटम के साथ अटैच है और इसके साथ ये हैलोजन अटैच है, ठीक है ना। तो क्या होता है बेटा, देखो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है ये तो यहाँ शिफ्ट होता है, ठीक है ना, डबल बॉन्ड का, क्योंकि इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो +R इफेक्ट के कारण ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन तो इस पर शिफ्ट हो जाएगा और इसका शिफ्ट होना चाहिए यहाँ पर। तो क्या होता है, ये अब कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, +R के कारण ये यहाँ पर डबल बॉन्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन पेयर इस जगह पर पहुँच गया और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस हैलोजन एटम के साथ पार्शियली यानी कि बहुत थोड़ी सी देर के लिए ये क्या बना देता है, डबल बॉन्ड बना देता है। क्या बना देता है, डबल बॉन्ड बना देता है। तो पार्शियली डबल बॉन्ड करैक्टर, पार्शियली डबल बॉन्ड करैक्टर किसके बिटवीन आ जाता है, CX बॉन्ड के बिटवीन आ जाता है। यहाँ पर पार्शियली डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाता है। अब पार्शियली डबल बॉन्ड करैक्टर जब आ जाता है तो इस बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है यानी कि उसकी जो मजबूती होती है वो बढ़ जाती है, ये ज़्यादा मजबूत हो जाता है, ठीक है ना। और डबल बॉन्ड पार्शियली डबल बॉन्ड करैक्टर इसके अंदर आता है, उसकी वजह से ये जो CX बॉन्ड है, इस CX बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ भी कम हो जाती है। इसकी बॉन्ड लेंथ 160 एंगस्ट्रॉम होती है। और अगर आप नॉर्मल CCl बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ देखें तो 1.77 एंगस्ट्रॉम होती है। तो बॉन्ड लेंथ घटी, बॉन्ड लेंथ घटने के कारण इसका बॉन्ड जो होगा वो इस बॉन्ड के बजाय स्ट्रेंथ में होगा, मजबूत होगा। और ये जो बॉन्ड लेंथ घटती है, इस बॉन्ड लेंथ पे
के घटने के कारण ये हमको यहाँ पर ये पता लगता है कि इस CX बॉन्ड के अंदर पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है किसके कारण, हेलोजन एटम के प्लस R इफेक्ट के कारण, क्योंकि यहाँ पर हेलोजन एटम जो होता है sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम के साथ अटैच होता है, और जब हेलोजन एटम प्लस R इफेक्ट शो करता है तो वो जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, और कार्बन के पास जब वो शिफ्ट होते हैं तो वो हेलोजन और कार्बन के बिटवीन पार्शियली यानी कि बहुत आंशिक रूप से डबल बॉन्ड शो करते हैं, डबल बॉन्ड बना लेते हैं, जिससे इसकी बॉन्ड लेंथ घट जाती है और इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर इस CX बॉन्ड के बिटवीन यहाँ पर प्रेजेंट होता है, किसमें, हेलो एरिन्स के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, हेलो एरिन्स के अंतर्गत। अब ये जो हेलो एरिन्स है इनको क्या बोल सकते हैं, और आप एरिल हैलाइड भी बोल सकते हैं, दो नाम है इनके, चाहे तो एरिल हैलाइड कह दीजिए, चाहे हेलो एरिन्स कह देना। ठीक है ना। तो ये वाला आपको यहाँ पर अगले स्टेप में स्टडी करना है। ठीक है। तो अगले टॉपिक में हम हेलो एरिन्स की इस सारी चीज़ों के बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे और नोट भी कराएंगे। ठीक है ना। ओके, टिल देन गुड बाय।